वेलकम एवरीवन। क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्योरी लेक्चर्स में हम अभी तक लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म के अलावा सेंटर ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को चूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा लेते हैं, यही इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप कितनी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स काम में ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। बट हमेशा कोशिश किया जाता है कि वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, पहली बात तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो और दूसरी बात कि ऐसे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए जिससे सिस्टम को या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाए। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कि आप एक टू डायमेंशनल सेंटर फॉर मोशन की बात कर रहे हैं। एक टू डायमेंशन में सेंटर ऑफ मोशन जो होता है सेंटर फॉर मोशन इन 2D की अगर आप बात कर रहे हैं तो इस टू डायमेंशन में इसके पोटेंशियल को अगर आप x और y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पोटेंशियल x और y जो है वो माइनस के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दिया जाएगा, जहाँ के कोई भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर इसी पोटेंशियल को हम x और y कोऑर्डिनेट के सेट में ना लिखकर पोलर कोऑर्डिनेट r और थीटा के फॉर्म में लिखें तो यही पोटेंशियल r और थीटा माइनस के ओवर r से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ किया क्या है, हमने एक ही सिंपल प्रॉब्लम लिया है, एक सेंटर फॉर मोशन लिया है जो कि टू डायमेंशन में है और इसके लिए पोटेंशियल लिखा है, बट पोटेंशियल को दो डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा गया है। अभी आपकी चॉइस है कि आप दोनों में से किस फॉर्म में इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। बट जब भी हम किसी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हुए उसे किसी दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं या किसी दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में बदलते हैं तो इसे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। सपोज किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से x एंड y लिया है और उसे उन कोऑर्डिनेट्स को आप किसी दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व किया जा सके। या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसफॉर्म करना होता है उसे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तो बात हुई पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन की। बट क्लासिकल में जब लैग्रैंजियन और हैमिल्टोनियन पढ़ा जाता है तो वहाँ पर एक चीज़ पर ये ध्यान दिया जाता है कि हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म में कोऑर्डिनेट, पोजीशन के कोऑर्डिनेट और मोमेंटा दोनों को सेम वेटेज दिया गया है। ऐसे में किसी सिस्टम के डायनामिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम ऐसे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट काम में लें जो पोजीशन और मोमेंटम को होल्ड करते हो, विच मीन्स हमें फेज स्पेस डायनेमिक्स काम में लेनी चाहिए। फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स उसके पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सपोज ये Q पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी सिस्टम के डायनेमिक्स को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए फेज स्पेस डायनेमिक्स काम में ली जाती है, जिसमें कोऑर्डिनेट्स पोजीशन और मोमेंटा के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब सपोज कि आपने किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट काम में लिया है जो कि फेज स्पेस को बिलोंग करता है। तो सपोज कि हमारा ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो है वो Q और P है और हम इसे फेज स्पेस के ही किसी दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कुछ इस तरह से कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सके। तो ऐसे में हम इस कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। सपोज कैपिटल Q और कैपिटल P में। तो इस तरह से जब एक फेज स्पेस के सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को दूसरे फेज स्पेस के सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो इसे कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं।
लेकिन जस्ट एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया जाए बिना इस बात को ध्यान में रखे कि वो फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं, तो इसे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहां हमने दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है। एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही जनरल सा है कि किसी भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को आप किसी दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए बिना इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एग्जिस्टिंग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो किस स्पेस को बिलोंग करते हैं, तो इसे पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। लेकिन अगर पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स के बीच में हो रहा हो, ओल्ड फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स को न्यू फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट्स में आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इसे कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए जो हैमिल्टोनियन डिफाइन किया गया है, ये दोनों सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स उस सिस्टम के लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रिजर्व बनाए रखे। कहने का मतलब कि अगर ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स उस सिस्टम के लिए हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशंस को सेटिस्फाई करता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस तरह से किया जाए कि नया सेट ऑफ कोऑर्डिनेट भी उस सिस्टम के लिए उसके हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशंस को अगर सेटिस्फाई करता हो, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दोबारा से तीनों के डेफिनेशन में डिफरेंस समझ लेते हैं। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपली हम एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में एक फेज स्पेस के सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे फेज स्पेस के सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जबकि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट जो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है उसे ऐसे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है जो खुद भी उस सिस्टम के लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता हो, तो इसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट कोऑर्डिनेट, पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट into another set of coordinates. Contact transformation, transformation of one set of phase space coordinate into another set of phase space coordinate. और थर्ड है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सेट ऑफ phase space coordinate into another set of phase space coordinate
such that Hamilton's equation of motion remain preserved. तो तीनों डेफिनेशन में सिंपल सा डिफरेंस है कि पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट को और दूसरे फेज स्पेस कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, और कैनोनिकल में ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। बट इस बात का ध्यान रखना है कि हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रिजर्व बने रहे, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सेटिस्फाई करते रहें। तो सपोज कि आप एक ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं जो कि है स्मॉल q स्मॉल p एंड टाइम t का, एंड कॉरस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन है h वो फंक्शन है स्मॉल q स्मॉल p और t का। इस केस में इसके लिए जो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो q डॉट इक्वल्स टू डेल h ओवर डेल p, p डॉट माइनस डेल h ओवर डेल q से दी जाती है। ये इसका हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। लेकिन जब आप इसे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, सपोज कैपिटल Q कैपिटल P एंड टाइम t में, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन h प्राइम है जो कि फंक्शन है Q, P और T का, तो इसके लिए भी हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होनी चाहिए। दैट मीन्स Q डॉट इक्वल होना चाहिए डेल H प्राइम ओवर डेल T के, और P डॉट इक्वल होना चाहिए माइनस डेल H प्राइम ओवर डेल Q के। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, फुलफिल होती है, तभी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कह पाएंगे। आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनरेटिंग फंक्शन। जब भी आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, मींस एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को, फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ फेज स्पेस के कोऑर्डिनेट में इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि हैमिल्टोनियन जो है, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन प्रिजर्व बनी रहे, तो उस सिनेरियो में जो सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैग्रैंजियन होगा, वो लैग्रैंजियन उस सिस्टम के लिए उस सिस्टम के लैग्रैंजियन जो है वो भी रिमेन होना चाहिए, प्रिजर्व बना रहना चाहिए। तो ही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करेंगे या हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे तो वो भी प्रिजर्व बना रहेगा। तो इसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अभी तो हमने जाना कि एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में हम ट्रांसफॉर्म करें तो उन्हें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कैसे। तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट, न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल Q और कैपिटल P का है विद टाइम t, और जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है वो स्मॉल q स्मॉल p और टाइम t का है। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैग्रैंजियन है दोनों के लिए, इसका लैग्रैंजियन L है, और न्यू कोऑर्डिनेट के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैग्रैंजियन डिफाइन कर रहे हैं हम वो L प्राइम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से आप डिफाइन करते हैं तो जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है वो प्रिजर्व रहनी चाहिए, विच मीन्स डेल S इक्वल होना चाहिए, जो कि इक्वल होता है डेल इंटीग्रल L dt के, इक्वल्स टू 0, जिसे हम
लिस्ट एक्शन इंटीग्रल भी कहते हैं, एक्शन इंटीग्रल, ये प्रिजर्व रहना चाहिए। सो ये इक्वल टू 0 होता है। और अगर न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चलें तो डेल एस प्राइम इक्वल होगा डेल इंटीग्रल ऑफ एल प्राइम डी टी के, एंड ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम इस लैग्रैन्जियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर देते हैं तो लैग्रैन्जियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने के लिए लैग्रैन्जियन एल इक्वल होता है समीशन पी क्यू डॉट माइनस हैमिल्टोनियन एच के। तो डेल एस इक्वल हो जाएगा डेल इंटीग्रल समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच डी टी इक्वल्स टू 0, और कॉरस्पॉन्डिंग डेल एस प्राइम हो जाएगा डेल इंटीग्रल समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम डी टी इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, वेल दोनों ही क्वांटिटी 0 के इक्वल है तो इन्हें हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं, और जो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन है उन्हें आपस में इक्वेट किया जा सकता है। बट एक बात का ध्यान रखें कि भले ही दोनों क्वांटिटी 0 के इक्वल है, बट जरूरी नहीं है कि एज इट इज ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि P और स्मॉल p जो है वो डायरेक्टली कैपिटल P के इक्वल है या नहीं। हो सकता है कि स्मॉल p और कैपिटल P के बीच में कोई रिलेशन हो जिसकी वजह से ये दोनों आपस में इक्वेट हो रहे हों, और यही ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ध्यान रखने वाली बात होती है। सो दोनों को डिफरेंस लेने पर, अगर हम दोनों का डिफरेंस कंसीडर करते हैं तो इस तरफ है स्मॉल p q डॉट माइनस h एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम ये वाला पोर्शन अगर इधर लिख लें जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है हमारे h प्राइम, और ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ये है स्मॉल p q डॉट माइनस h के। ठीक है, हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो दोनों इस तरह से इक्वल होना चाहिए, बट जैसा कि अभी हमने कहा हमें नहीं पता कि ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेट हो रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि एज इट इज दोनों इक्वल हो। ये दोनों एज इट इज इक्वल हो भी सकते हैं और किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। तो एक सिनारियो तो ये है, एक कंडीशन ये है कि ये वैल्यू किसी एक क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो, और अगर ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को किसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई करने पर आपको न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मिलता है, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को हम किसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और तब हमें न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मिले तो इसे स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एक तरीका और भी है जिससे इन दोनों को आपस में इक्वेट किया जा सकता है कि एक स्केलर क्वांटिटी की जगह एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया जा सके जिस फंक्शन को इस इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करने पर इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाए, एक दूसरे को इक्वेट कर दे। सो दूसरा तरीका ये है कि अगर समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम इक्वल है समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच के, और अगर हम एक फंक्शन जिसका टोटल टाइम डेरिवेटिव डी एफ ओवर डी टी, एक फंक्शन f ले रहे हैं और इसके टोटल टाइम डेरिवेटिव को अगर फंक्शन में ऐड कर दिया जाए और तब ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वेट हो जाते हैं, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। नाउ ध्यान दें कि ये दोनों ही इक्वेशन एक दूसरे के साथ इक्वेट कैसे हो सकते हैं। तो दो पॉसिबल तरीके हैं कि या तो फंक्शन एक स्केलर क्वांटिटी के मल्टीपल से इक्वेट हो जाए जिसे स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर आपको एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिस फंक्शन को जब आप इक्वेशन में ऐड करेंगे तो आपको फंक्शन जो है वो इक्वेट होकर मिल जाएगी। इस सिस्टम को, इस तरह से इनके रिलेशन को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और ये जो फंक्शन हमने f इंट्रोड्यूस किया है, दिस f इज नोन एज द जनरेटिंग फंक्शन। सो
जब भी आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको एक जनरेटिंग फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और जब हम उस जनरेटिंग फंक्शन को काम में लेंगे तभी हम एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो यही कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक चीज़ और है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ स्केल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो या कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म भी एग्जिस्ट कर सकता है। मैं यहाँ इसे नीचे लिख देता हूँ। ये इस तरह से भी हो सकते हैं कि समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम प्लस डी एफ ओवर डी टी प्लस इक्वल्स टू लैम्डा समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच। मीन्स स्केलर फंक्शन भी हो और जनरेटिंग फंक्शन भी मौजूद हो, और उस तरह से भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। इसे एक्सटेंडेड कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये तीन तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, बट जो हमें काम में लेना है वो ये काम में लेना है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए हमें एक जनरेटिंग फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो कोऑर्डिनेट्स को एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सके। आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखे। एक स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए आपको एक स्केलर क्वांटिटी काम में लेनी होगी, जिससे फंक्शंस को जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने पर वो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और दूसरा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले स्केल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि स्केल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंडीशन है कि न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के लिए पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम इक्वल होना चाहिए लैम्डा समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम के, एच के। ये रिलेशन हो, दैट मीन्स हमें एक लैम्डा स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करनी है। अब ये लैम्डा जो स्केलर क्वांटिटी है ये कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट स्मॉल q स्मॉल p एंड टाइम t है, और हम एक न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जा रहे हैं कैपिटल Q कैपिटल P एंड टाइम t, सच दैट कुछ इस तरह से ये कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से डिफाइन किए गए हैं कि जो कैपिटल P है वो इक्वल है न्यू ऑफ स्मॉल p के, और कैपिटल Q जो है वो इक्वल है म्यू ऑफ स्मॉल q के। हमने क्या किया है, एक ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट काम में लिया है, उसे एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है ताकि आपको न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट मिले। इसे ही स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप पुराने सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को किसी स्केल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें और जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स थे उसे म्यू से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि आप मोमेंटा और कोऑर्डिनेट को अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन पोजीशन के सभी कोऑर्डिनेट्स सेम क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर ये वैल्यूज के नीचे मैं आई सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, दैट मीन्स कि Q के डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं। सपोज QI इक्वल्स टू म्यू QI लिखा है मैंने, और ये अगर पोजीशन के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो QI की जो वैल्यूज होंगी वो x, y और g होंगी। इस केस में कैपिटल X इक्वल होगा म्यू स्मॉल x के, कैपिटल Y इक्वल होगा म्यू स्मॉल y के, और कैपिटल G इक्वल होगा म्यू स्मॉल g के। सिमिलरली जब आप इसकी बात कर रहे होंगे तो PI इक्वल्स टू न्यू PI, सो ये हो जाएगा कैपिटल PX इक्वल्स टू न्यू PX
पी वाई न्यू पी वाई एंड पी जी न्यू पी जी। तो कहने का मतलब है कि पोजीशन और मोमेंटम के कोऑर्डिनेट अलग अलग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन पोजीशन के सभी कोऑर्डिनेट एक ही स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे। सिमिलरली मोमेंटम के सभी कोऑर्डिनेट एक ही स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होंगे। तो इस तरह से हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया है जिसमें न्यू और म्यू जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन P डॉट इक्वल होगा माइनस डेल एच प्राइम ओवर डेल क्यू के, और Q डॉट इक्वल होगा डेल एच प्राइम ओवर डेल P के। यही वैल्यूज होती हैं, बट P की वैल्यू हमने ये लिखी है, इस वैल्यू को यहाँ काम में ले लेते हैं। तो P डॉट की जगह हम लिख सकते हैं न्यू P डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल एच प्राइम ओवर डेल क्यू, और क्यू की वैल्यू है म्यू क्यू, सो म्यू क्यू। ठीक है, हम एक एक वैल्यू काम में ले रहे हैं, जनरलाइज नहीं कर रहे इसको। ठीक, ऑल राइट, ये वैल्यू हो गई। यहाँ से आप पी डॉट को माइनस डेल एच प्राइम ओवर, सॉरी एक डेल भी आएगा, न्यू म्यू डेल क्यू, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर माइनस डेल ओवर डेल क्यू, और इसकी जगह पर हम इसे एच प्राइम ओवर म्यू न्यू लिख सकते हैं। अब ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के लिए हैमिल्टन्स इक्वेशन P डॉट इक्वल होनी चाहिए माइनस डेल एच ओवर डेल क्यू के। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 कंपैरिजन करें तो हम पाते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि h जो है वो इक्वल है h प्राइम ओवर म्यू न्यू के। सो h इज इक्वल्स टू h प्राइम ओवर म्यू न्यू, या फिर जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है आपका h प्राइम, वो इक्वल है म्यू न्यू h के। ठीक है, इस वैल्यू के। और अगर हम इस म्यू न्यू, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, सो फ्रॉम इक्वेशन 3, तो ये हो जाएगा समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम इक्वल्स टू स्मॉल पी, लैम्डा से मल्टीप्लाई, लैम्डा की बात तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर स्मॉल पी पर आते हैं। तो स्मॉल पी, स्मॉल क्यू और एच है, और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये इक्वल होगा, ध्यान दें, कैपिटल पी जो कि स्मॉल न्यू स्मॉल पी के इक्वल है तो एक न्यू बाहर आएगा, कैपिटल क्यू म्यू क्यू के इक्वल है तो एक म्यू बाहर आएगा, और अंदर में ये पी क्यू डॉट एज इट इज रह जाएंगे, माइनस एक एच भी आएगा क्योंकि एच प्राइम इक्वल है म्यू न्यू एच के, तो ये पूरी वैल्यूज बाहर आ जाएगी और अंदर ये बच जाएगा। ये जो क्वांटिटी है ये स्केल फैक्टर कहलाता है स्केल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आप किसी भी क्वांटिटी का किसी भी कोऑर्डिनेट्स का स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता हो कि जो कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म करने हैं आपको, एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किस पर्टिकुलर स्केलर क्वांटिटी की ज़रूरत है आपको, जिससे आप मल्टीप्लाई करके उन्हें आपस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये इक्वेशन वैलिड बनी रहे, क्योंकि ये हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रिजर्व करके रखता है। हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन है इसलिए हमने किया। हमारा मेन फोकस जनरेटिंग फंक्शन पे है, जो कि हम अब पढ़ेंगे। तो आप इसे नोट कर ले, फिर हम जनरेटिंग फंक्शन पे आते हैं।
जैसा कि हमने कहा कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक फंक्शन डिफाइन करना होगा जिसकी मदद से इन्हें एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ताकि जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है पी क्यू डॉट माइनस एच प्राइम, इसके लिए आपको एक फंक्शन एफ डिफाइन करना होगा जो कि इसे ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से रिलेट करें। तो हमें ये फंक्शन एफ फाइंड आउट करना है। इस फंक्शन एफ को फाइंड आउट करने के फंक्शन एफ के 4 पॉसिबल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं विथ न्यू कोऑर्डिनेट और ओल्ड कोऑर्डिनेट। हमारे जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, उसके फंक्शंस हैं स्मॉल क्यू और स्मॉल पी, और जो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं ये कोऑर्डिनेट है कैपिटल क्यू और कैपिटल पी। इन चारों को कंबाइन करते हुए 4 डिफरेंट पॉसिबल सेट्स हो सकते हैं फंक्शन एफ के लिए, और यही 4 पॉसिबल डिफरेंट सेट्स जो है वो 4 फंक्शन डिफाइन करते हैं जिन्हें जनरेटिंग फंक्शन के जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन, सेकंड जनरेटिंग फंक्शन एंड सो ऑन। तो पहले हम इनके कॉम्बिनेशन पर ध्यान देते हैं। सो हमारा जो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट है ये है स्मॉल क्यू, स्मॉल पी एंड टाइम टी का, और न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कैपिटल क्यू, कैपिटल पी और टाइम टी का है, और हमें इन्हें आपस में इक्वेट करना है, रिलेट करना है। तो इसे रिलेट करने के लिए और याद रखने के लिए हम इसे एक बॉक्स के थ्रू समझते हैं। इसके बीच में ये टाइम टी है, इधर स्मॉल क्यू ले लेते हैं और इधर कैपिटल क्यू और कैपिटल पी। दिस इज F1, F2, F3 एंड F4। इन 4 सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को टाइम के साथ रिलेट करते हुए 4 डिफरेंट फंक्शंस के सेटअप बना सकते हैं। हम फर्स्ट के लिए इसे सॉल्व करेंगे और बाकी के लिए डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन की हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमारे काम का है। सो टाइप 1 जनरेटिंग फंक्शन, टाइप 1 के अकॉर्डिंग चले तो F1 फंक्शन है स्मॉल क्यू का, कैपिटल क्यू का और टाइम टी का। ठीक है। सो सबसे पहले इसका टोटल टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वही फाइंड आउट करना है कि df ओवर dt क्या होगा। सो टोटल टाइम डेरिवेटिव df ओवर dt इक्वल होगा फंक्शन q का है, सो q के रिस्पेक्ट में, और फिर q का t के रिस्पेक्ट में, तो वो q डॉट दे देगा, प्लस कैपिटल Q का फंक्शन है, सो df1 ओवर dq एंड q डॉट, एंड थर्ड सिंपली डेल df, इसे डेल से लिख देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। सो डेल f1 ओवर डेल t, ये ठीक है। तो इस तरह से इन्हें लिखा जा सकता है। नाउ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ऑलरेडी रिलेशन लिख चुके हैं कि जब आप इन्हें कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये फुलफिल होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसे हम रिराइट करें तो df ओवर dt इक्वल होगी समीशन पी क्यू डॉट माइनस एच को बाद में लिख देंगे, समीशन कैपिटल P कैपिटल Q डॉट प्लस एच प्राइम माइनस एच के। हमने इसे रिराइट किया है और अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, Q डॉट और Q डॉट सेम है, तो स्मॉल p इक्वल है डेल f1 ओवर डेल q के। सिमिलरली Q डॉट और Q डॉट ये रहे, तो कैपिटल P इक्वल है माइनस डेल f1 ओवर डेल q के, और थर्ड h प्राइम माइनस h यहाँ से इक्वल होना चाहिए डेल f1 ओवर डेल t के, या फिर आप इसे h प्राइम इक्वल्स टू h प्लस डेल f1 ओवर डेल t भी लिख सकते हैं। वेल, अब ध्यान दें हुआ क्या है, जनरेटिंग फंक्शन कैसे काम करता है। अगर कोई फंक्शन दिया गया है जो कि स्मॉल q और कैपिटल Q का फंक्शन है और आप इसे चेंज करना चाहते हैं
स्मॉल p और कैपिटल P फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर इन्हें आपस में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो दो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए गए हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q, और आपको दो कोऑर्डिनेट और फाइंड आउट करने हैं, स्मॉल p और कैपिटल P। तो अगर आप जनरेटिंग फंक्शन f1 जानते हैं कि क्या है, तो इन दो रिलेशन को काम में लेते हुए आप स्मॉल p और कैपिटल P फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर आपस में उसे जैसे भी चाहे ट्रांसफॉर्म कर लें। वो कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म रहेंगे क्योंकि जो फंक्शन आपने लिया है वो एक जनरेटिंग फंक्शन है, और इस फंक्शन के थ्रू जब आप भी ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमेशा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो इस तरह से फर्स्ट जनरेटिंग फंक्शन के लिए, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको ये रिलेशन काम में लेना होगा। तो आप चाहें तो इसे नोट कर लें, क्योंकि बाकी के 3 फंक्शन के लिए हम इसे डायरेक्ट ही लिखेंगे। तो अब इन्हें हम मर्ज कर लेते हैं ताकि चारों को एक साथ लिख सकें। ये डेरिवेशन सिर्फ इसलिए थी ताकि आप समझ सके एक्चुअली हमने किया क्या है। तो फर्स्ट फंक्शन है f1 जो कि फंक्शन है स्मॉल q कैपिटल Q और टाइम t का, और इसके लिए अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। ट्रांसफॉर्मेशन था कि स्मॉल p, चूंकि स्मॉल q दिया गया है तो स्मॉल p की फाइंड आउट करना पड़ेगा, और स्मॉल p इक्वल होता है डेल f1 ओवर डेल स्मॉल q, फिर कैपिटल P क्योंकि कैपिटल Q गिवन है, माइनस डेल f1 ओवर डेल q एंड h प्राइम इक्वल्स टू h प्लस डेल f1 ओवर डेल t। ये अभी हमने फाइंड आउट किया था। ध्यान रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का खास तौर पर ध्यान रखें ये किस तरह से काम करते हैं। फर्स्ट वाले में ये प्लस और माइनस है, फर्स्ट में प्लस है और दूसरे में नेगेटिव है। जब आप सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं f2 के लिए, तो f2 फंक्शन है स्मॉल q का, कैपिटल P का और टाइम t का। तो स्मॉल q गिवन है तो हमें स्मॉल p फाइंड आउट करना होगा। अगेन वही तरीका, तो सेम वैल्यू रहेगी डेल f2 ओवर डेल q की। कैपिटल P दिया गया है तो हमें कैपिटल Q फाइंड आउट करना है, एंड कैपिटल Q इक्वल हो जाएगा डेल f2 ओवर डेल p के, और h प्राइम इक्वल होगा डेल h प्लस डेल f2 ओवर डेल t। सिंबल दोनों इस केस में दोनों ही पॉजिटिव आते हैं। थर्ड f3, चूंकि ये फंक्शन है स्मॉल p और कैपिटल Q का, तो स्मॉल p कैपिटल Q एंड टाइम t का। सो अब स्मॉल p गिवन है तो आपको स्मॉल q फाइंड आउट करना होगा, और ये होता है माइनस डेल f3 ओवर डेल p। कैपिटल Q गिवन है और तो फाइंड आउट करना होगा कैपिटल P, जो कि ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। दिस इज माइनस डेल f3 ओवर डेल Q एंड h प्राइम इक्वल्स टू h प्लस डेल f3 ओवर डेल t। इसमें दोनों ही टर्म नेगेटिव की आती हैं। और लास्ट फोर्थ फंक्शन f4, जो कि फंक्शन है स्मॉल p कैपिटल P और टाइम t का। तो स्मॉल p से हम स्मॉल q फाइंड आउट करेंगे, जो कि ऑलरेडी ये रहा, माइनस डेल डेल f4 ओवर डेल p। कैपिटल P दिया हुआ है तो कैपिटल Q फाइंड आउट करना है, जो कि ये रहा f4 ओवर डेल p एंड h प्राइम इक्वल्स टू h प्लस डेल f4 ओवर डेल t। इसमें टर्म्स नेगेटिव पॉजिटिव में होती हैं। तो याद रखना सिंपल है, जस्ट एक बार आप इसे ध्यान से देखें किस तरह से लिखा गया है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ध्यान रखें जब आप स्मॉल p फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो भी टर्म आएगी वो स्मॉल वाली आएगी। स्मॉल p के लिए स्मॉल q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और कैपिटल Q के लिए कैपिटल P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। बाकी आपको साइन ध्यान में रखने हैं कि साइन वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं। तो ये 4 जनरेटिंग फंक्शन है जिनकी हेल्प से आप किसी भी एक कोऑर्डिनेट को कैनोनिकली दूसरे कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिस करेंगे जो कि इस पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f1 equals to minus q by q is a generating function
find the canonical transformation सो क्वेश्चन में ऑलरेडी एक जेनेटिक फंक्शन दिया गया है, हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि किस तरह से ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के साथ रिलेट हो रहे हैं। तो जेनेटिक फंक्शन के अभी हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर जेनेटिक फंक्शन है f1 वो फंक्शन होता है स्मॉल q कैपिटल Q और टाइम t का, जो कि यहाँ गिवन है -q/q, और इसकी मदद से हम स्मॉल p फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि डेल f1 ओवर डेल q होता है, और कैपिटल P फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि माइनस डेल f1 ओवर डेल q होता है, जो कि अभी हमने लिखा था। अब स्मॉल p की बात करें तो ये f1 ओवर q है, यानी कि q का इसके डिफ्रेंशिएशन होगा, सो स्मॉल p की वैल्यू इक्वल हो जाएगी q ओवर q स्क्वायर, और कैपिटल P की बात करें तो कैपिटल P हो जाएगा q के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 ओवर q के। तो ये इनके बीच में रिलेशन है। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो कैपिटल Q इक्वल हो जाएगा p q स्क्वायर के, और कैपिटल P तो ऑलरेडी 1/q के इक्वल ही है। इसे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि अगर इन केस आप न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट q और p आपको दिए गए हैं और आपको ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए, तो सिंपली कैपिटल Q को p q स्क्वायर से रिप्लेस कर दें और कैपिटल P को 1/q से रिप्लेस कर दें, तो न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। या अगर आपको ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने हैं तो यहाँ QC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और P की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और ये कैनोनिकली इंटरचेंज होंगे, क्योंकि जो फंक्शन हमने काम में लिया है वो एक जनरेटिंग फंक्शन है। तो आप इसे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f2 equals to q and capital P is a generating function find the canonical transformation अगेन एक फंक्शन दिया गया और हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है। इस बार चूंकि फंक्शन f2 है, सेकेंड टाइप जनरेटिंग फंक्शन है, जो कि फंक्शन होता है स्मॉल q कैपिटल P और टाइम t का, जो दिया गया है स्मॉल q एंड कैपिटल P के। तो हमें फाइंड आउट करना होगा, स्मॉल q गिवन है तो आप यहाँ से स्मॉल p फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि डेल f2 ओवर डेल q होता है, और कैपिटल P दिया है कैपिटल Q फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि डेल f2 ओवर डेल P होता है। सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। सॉल्व कर लें इसे, तो f2 का Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन स्मॉल p इक्वल हो जाएगा कैपिटल P के, और f2 का कैपिटल P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो कैपिटल Q इक्वल हो जाएगा स्मॉल q के। तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है। यह ध्यान दे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिली है उसमें ओल्ड मोमेंटा न्यू मोमेंटा के डायरेक्टली इक्वल है विदाउट एनी स्केलर मल्टीपल या किसी और वैल्यू के, और सिमिलरली ओल्ड कोऑर्डिनेट जो है वो न्यू कोऑर्डिनेट के इक्वल है, इसमें भी किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो जब भी ऐसा हो कि स्मॉल q कैपिटल Q के इक्वल आए या स्मॉल p कैपिटल P के इक्वल आता है, तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो जब भी ये डायरेक्टली एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। आप इसे नोट कर लें। और ये दो एग्जांपल से हमें एक चीज़ समझ चुके हैं कि हमें जनरेटिंग फंक्शन को काम में कैसे लेना है। हमें जनरेटिंग फंक्शन की मदद से वो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जिससे हम इसे एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें जनरेटिंग फंक्शन की मदद से उसके कोऑर्डिनेट्स को एक सेट से दूसरे सेट में कन्वर्ट करेंगे कैनोनिकली। पहले इसे नोट कर लें।
क्वेश्चन है डिस्कस द हार्मोनिक ऑसिलेटर एज एन एग्जाम्पल of canonical transformation. By considering generating function F1 which is 1 by 2 m omega q square cot q। तो हमें एक जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है F1 और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि किस तरह से हार्मोनिक ऑसिलेटर के हैमिल्टोनियन को हम कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल लिखते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन लिखते हैं H, जो कि इक्वल होता है 1 बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, जो कि उसके पोटेंशियल एनर्जी होती है, प्लस p स्क्वायर ओवर 2m के, जो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दें ये जो हैमिल्टोनियन है वो ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट स्मॉल q और स्मॉल p का फंक्शन है। हमें इस हैमिल्टोनियन को कैनोनिकली ट्रांसफॉर्म करना है न्यू सेट ऑफ हैमिल्टोनियन कैपिटल Q और कैपिटल P में यूजिंग दिस जनरेटिंग फंक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लेते हैं। हो जाएगा 1 बाई 2 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ठीक है, अब जनरेटिंग फंक्शन पे आए तो जो जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है F1 यह है 1 बाई 2 m ओमेगा q स्क्वायर कॉट q के। अब चूंकि ये F1 है और स्मॉल q और कैपिटल Q का फंक्शन है तो स्मॉल p की वैल्यू डेल F1 ओवर डेल Q होगी। फॉर्मूला में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो F1 का Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा m ओमेगा q कॉट q, और कैपिटल Q है तो कैपिटल P फाइंड आउट करेंगे विच इज़ माइनस डेल F1 ओवर डेल Q। सो ये इक्वल हो जाएगा m ओमेगा q स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम है, और 2 एंड कॉट q का डिफरेंशिएशन करेंगे q के रिस्पेक्ट में, सो दिस इज साइन स्क्वायर q। तो हमें ये दो वैल्यूज़ मिल जाती है स्मॉल p और कैपिटल p की। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हमें स्मॉल q और स्मॉल p की वैल्यू चाहिए। तो स्मॉल q की वैल्यू तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, इसे रीअरेंज कर लें थोड़ा, तो q इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2p ओवर ये नीचे आ जाएगा m ओमेगा और साइन स्क्वायर की जगह साइन q। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपको स्मॉल q की वैल्यू न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट कैपिटल Q और कैपिटल P के फॉर्म में मिल जाएगी। हमें स्मॉल p की वैल्यू भी चाहिए ताकि इसे रिप्लेस कर सकें। तो स्मॉल p ऑलरेडी लिखा हुआ है बट ये ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट और न्यू सेट दोनों के कॉम्बिनेशन में है, इसे न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल q को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा m ओमेगा q की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज़ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2p m ओमेगा कॉट q टाइम्स साइन q, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2p m ओमेगा, और कॉट है तो कॉस बाई साइन विच इज़ कॉस q। ठीक है, तो इस तरह से अब आपके पास कैपिटल P और स्मॉल p दोनों की वैल्यूज़ हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को स्मॉल p और स्मॉल q की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हैमिल्टोनियन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में हैमिल्टोनियन मिल जाना चाहिए। तो हैमिल्टोनियन H को वापस से लिखते हैं। ये हैमिल्टोनियन H हो जाएगा 1 बाई 2 m ओमेगा स्क्वायर, और q स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 2p m स्क्वायर है, m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2p ओवर m ओमेगा, एंड दिस इज साइन q, साइन स्क्वायर q प्लस p स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह ये वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 2p m ओमेगा कॉस स्क्वायर q।
ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल हो गया, यहाँ बच गया 2pm ओमेगा, दोनों में 2pm ओमेगा बाहर ले लेते हैं विच इज़ 2m, और अंदर बच गया साइन स्क्वायर क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर क्यूब। ये तो ट्रिग्नोमेट्री से 1 के इक्वल होगा और h इक्वल हो गया p ओमेगा के। अब चूंकि ये न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसे h प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का हैमिल्टोनियन है जो कि कैपिटल Q और कैपिटल P का फंक्शन है। ये तो था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर की टोटल एनर्जी का। बट ये ऐसा करने का फ़ायदा क्या हुआ? हम यहाँ से भी तो सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बट यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने के लिए आप इस हैमिल्टोनियन पर हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके उसे सॉल्व करना होता है। बट न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि ये जो नया हैमिल्टोनियन है वो Q, कैपिटल Q जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं है, और चूंकि हैमिल्टोनियन कैपिटल Q का फंक्शन नहीं है तो अगर आप कैपिटल Q निकालेंगे जो कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि उसका फंक्शन नहीं है, तो कैपिटल Q इक्वल होता है डेल H प्राइम ओवर डेल P के, और इसका अगर P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो ये सिंपली ओमेगा होगा। नाउ Q डॉट इक्वल्स टू ओमेगा, तो Q इक्वल हो जाएगा ओमेगा T और एक कांस्टेंट इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच इज़ कंसिडर्ड एज फाई। तो बहुत ही सिंपली इस न्यू सेट ऑफ हैमिल्टोनियन से आप इस सिस्टम के इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरेटिंग फंक्शन का मेन पर्पस या मेन यूज़ यही है कि किस तरह से आप किसी एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सके कि वो सिस्टम हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रिजर्व बनाए रखे और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के प्रॉब्लम को या उसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे सके, जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट को दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में। एग्जाम में जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि एक जनरेटिंग फंक्शन दिया गया हो और उसकी मदद से किसी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पोटेंशियल या एनर्जी को एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करवाया जाए, जैसे कि अभी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में देखा। या फिर एक जनरेटिंग फंक्शन की मदद से ये पूछा जा सकता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं। तो वो वहाँ पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो जनरेटिंग फंक्शन दिया गया है वो कौन से टाइप का जनरेटिंग फंक्शन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने अभी 4 टाइप लिखे थे वो किससे मैच होता है और उसमें से कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल हमने किए थे वो उसी पर बेस्ड थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपको न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट और ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में पहले से रिलेशन एस्टेब्लिश करके दे दिया जाता है और बिना किसी जनरेटिंग फंक्शन को बताए ये पूछा जाता है कि क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन बताई गई है न्यू सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से ओल्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में ये कैनोनिकल है या नहीं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं इसे फाइंड आउट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल काम में लेते हैं जिसे पॉइसन ब्रैकेट कहते हैं। पॉइसन ब्रैकेट की मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। फ़िलहाल पिछले 1-2 सालों में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्ज़ाम में दोबारा से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन या जनरेटिंग फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पॉइसन ब्रैकेट को पढ़ेंगे ताकि ये समझ सके कि किस तरह से आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। तो इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू।